अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, रेनी डेस्कार्ट्स ने कहा था कि मैं सोचता हूँ, जब भी तो मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। तो जो सोचता है और बोलता है उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अजीज दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुबई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, उन इलाकों में इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रही है, टर्नओवर भी वहाँ से बहुत हो रहा है, बूमिंग इकोनॉमीज बन चुकी हैं, बेस्ट डेस्टिनेशंस बन चुकी हैं ट्रैवलिंग के लिए, और दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ खड़े हो गए हैं। ये चीज़ें सिर्फ पैसे से नहीं होती, इसके पीछे विजन काम आते हैं। ये रीजन शुरू से इंग्लैंड और अमेरिका के नज़र में था। ये रीजन हमेशा से हिस्टोरिकली देखें तो कभी किसी के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहा। कभी नहीं देखा होगा कि कोई मक्का पे इन्वेजन कर रहा है, या इवन इसके चारों तरफ जो उस वक्त की पुरानी सिविलाइजेशंस थी, जैसे इराक में बेबीलोन वगैरह की थी, सीरिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होते थे। कोई भी एम्पायर आती थी, चाहे वो रोमन एम्पायर हो के, उमैयद एम्पायर हो के, अब्बासी हो के, ओटोमन हो, एम्पायर्स जितनी भी आती थी वो उस इलाके को फतह करती थी। लेकिन उसमें उनका कंसंट्रेशन वही इराक और सीरिया और जॉर्डन और ये सब होते थे। सऊदी अरब और इसके चारों तरफ ये दुबई, कतर कभी सुना भी नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ और अमेरिका ने जब टर्न ऑफ द सेंचुरी के ऊपर देखा कि अब जिस हिसाब से दुनिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए उनको चलाने के लिए एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत होगी, और एनर्जी सोर्सेज जितने भी हैं वो सब इस रीजन में है जो कि पूरी दुनिया के लिए इग्नोर्ड है। सिर्फ इस्लाम आया उस इलाके की एक ही खासियत थी बाकी, और इस्लाम आने की वजह से भी फिर जितनी एम्पायर्स आई वो उसको टच नहीं करती थी। वहाँ पे एक शरीफ मक्का और शरीफ मदीना रूल करता था उन छोटे से शहरों को, और वो जो भी एम्पायर होती थी वो उसको अप्रूव कर देती थी। इवन ब्रिटिश एम्पायर ने वहाँ पे कब्जा नहीं किया। इसके चारों तरफ पूरा ब्रिटिश ने कब्जा किया। सऊदी अरब के चारों तरफ आप देख लें, इधर से शुरू करें तो ओमान, यमन, यहाँ से फिर बहरीन, इमारात, कतर, कुवैत, ये सब ब्रिटिश ने, फिर इराक, पूरा सर्कल में देखें इज़राइल, जॉर्डन, ये सब ब्रिटिश कब्जे में था। लेकिन बीच में मक्का और मदीना को टच नहीं करते थे, और फिर रियाद और ये सब चीज़ों की कभी इम्पोर्टेंस नहीं थी। ये एनर्जी सोर्सेज आए। अब जैसे आज के हिसाब से आप देख लें तो नेचुरल गैस के सोर्सेज में 24% नेचुरल गैस रशिया के पास है पूरी दुनिया की, और ईरान के पास 17% है, कतर के पास 12% है, अमेरिका के पास 5% है, सऊदी अरब के पास 4% है, इमारात के पास 3% है। ये गैस है। इसी तरह पेट्रोल का देख लें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है ना वेनेजुएला में है। 18% पूरी दुनिया का पेट्रोल वेनेजुएला में है, 304 बिलियन बैरल। फिर दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है 17%, फिर कनाडा है, फिर ईरान है, फिर इराक है, कुवैत है, इमारात है, ये सब हैं। तो एनर्जी सोर्सेज आज भी ये हालत है। अब आप देखें वेनेजुएला में सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है, क्यों डेवलप नहीं कर रहा? क्योंकि हम ये कह लें कि ये अरब कंट्रीज़ के लोग अमेरिका के इशारे पे चलते हैं। वो भाई साहब, किसी के भी इशारे पे चलो, कुछ भी करो, तुम अपने देश के वासियों को क्या दे रहे हो ये देखो। और ये सऊदी अरब, इमारात और ये जो अरब इन गल्फ कंट्रीज़ हैं, बेस्ट लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन किया है अपने कंट्रीज़ में। एनर्जी सोर्सेज से आगे बढ़ के सोचना शुरू किया उन विजन्स ने। पहले दुबई में राशिद अल मखतूम था, फिर अबू धाबी में ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान। इन लोगों ने आज़ादी हासिल की 71 में ब्रिटिश से। सऊदी अरब 1935 में बन गया था, तो ये पूरा सऊदी अरब में क्यों इंक्लूडेड नहीं था? ये उस वक्त की एम्पायर सोच थी ब्रिटिश एम्पायर की।
जिनके साथ अमेरिका की साझेदारी थी। 71 में ये आज़ाद हुए, इन्होंने शराब पहले दिन से दुबई, अबू धाबी वगैरह में ओपन रखी, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को शुरू से डेवलप किया। कोई अरब पर्दा, कोई ये चीज़ वो चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। मुल्ला वाली दाढ़ी लेके सड़कों पे इक्का दुक्का कभी कोई नज़र आ गया तो आ गया। उन्होंने वो लाइफ स्टाइल, क्योंकि उस वक्त की लीडरशिप ने देख लिया था कि आगे दुनिया कहाँ जा रही है। फिर यही चीज़ इनके बच्चों ने की। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है, यहाँ पे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान। ये आज इनके इलाके में डेवलपमेंट देखें। शेख मोहम्मद जो दुबई के रूलर हैं, कहते हैं कि एक औरत रात को किसी भी वक्त अकेली बगैर किसी डर के रास्ते पे जा रही है तो आप यकीन करें वो इमारात में है। और ये हकीकत है। औरत मर्द फ्रॉड ये वो, कभी कभार छोटा मोटा कोई केस बन भी जाता है तो पूरे इलाके की पुलिस उस पर लग जाती है और सॉल्व कर लेती है। एक अमीर आदमी जिसके पास ये सहूलत हो कि वो कहाँ जाके रहना चाहता है, किस इलाके में रहना चाहता है, दुनिया के कौन से मुल्क में, उसको जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना चीज़ों की, वो होती है सबसे पहले सिक्योरिटी, कि वो जो बिज़नेस कर रहा है उसकी रेसिडेंस है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसके लोग हैं, सब सिक्योर्ड हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ, लाइफ, इज़्ज़त सिक्योर्ड है, इज़्ज़त सिक्योर्ड है। ये सब चीज़ें इमारात दे रही है। सऊदी अरब बिंग मक्का मदीना, इस वजह से उसको कुछ अड़चने हैं, लेकिन स्टिल सऊदी अरब में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अब लिबर्टी ऑफ लाइफ, लिबर्टी ऑफ लाइफ में आपको एक अमीर आदमी को क्या चाहिए? शराब चाहिए, अय्याशी चाहिए, कैसीनो चाहिए, क्लब्स चाहिए, सिनेमा चाहिए, शॉपिंग मॉल चाहिए, वो सब दिए, हर चीज़ प्रोवाइड कर दी। अब सिर्फ थी पर्सनल लिबर्टी, कि कुछ बैरियर्स होती हैं ना। अब लिबर्टी हर मुल्क के लोग, जो सरकार होती है जो पब्लिक मैंडेट से आती है, वो डिसाइड करती है। जब हम यूरोप में आए तो यूरोप का एक भी कंट्री सेम सेक्स मैरिज एक्सेप्ट नहीं करता था। आज तकरीबन पूरा यूरोप करता है। तो चेंज आया, यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया ना, जो इनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे आम आदमी के, मेजॉरिटी ने कहा कि ये रूल लाओ, ठीक है, अब सेम सेक्स मैरिज होती है। हॉलैंड में उस वक्त ड्रग्स लीगल थी, आज यूरोप के 4-5 कंट्रीज में लीगल है। अमेरिका में ड्रग्स इलीगल थी, अमेरिका में आज आम दुकानों पर मिलती है। लिबर्टी किस हद तक देना चाहते हैं आप दे रहे हैं, लेकिन एक आम अमीर आदमी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर रहा है ये रीजन। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन भी उधर ही हो रही है। अब जैसे ये एक लिस्ट आई है, मोस्ट लिवेबल कंट्रीज़ इन एशिया, नंबर 1 पे है इमारात। हालांकि मैं इन लिस्टों के ऊपर मेरे एतराज़ात होते हैं कि इस टॉप लिवेबल 20 कंट्रीज़ में ईरान है, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। ये कैसे है? पाकिस्तान तो टॉप होना चाहिए। एनीवे, इंडिया नहीं है। इंडिया ईरान से भी गया गुजरा है लिविंग कंडीशंस के तौर पे, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आप देखें तो नंबर 1 पे इमारात है, नंबर 2 पे सऊदीया है, नंबर 3 पे कतर है, नंबर 5 पे बहरीन है, नंबर 6 पे ओमान है। आप ये देखें कि फैसिलिटीज़ दी हैं। आज आम आदमी भी, मैं यूरोप में अक्सर कई दोस्तों को देखता हूँ कि वो दुबई जाके सेट हो रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी को जॉब मिली कतर में, वो कतर शिफ्ट हो गए। हमारे दोस्त हर कुछ महीनों बाद जाते हैं अपनी बेटी के पास, कि वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब यूरोप अमेरिका की काफ़ी पोलराइज्ड है, तो इन्होंने अपने मुल्क को ये क्वालिटी ऑफ लाइफ दी है। अब आप ये देखें कि वो कंट्रीज़ जहाँ सबसे ज़्यादा मिलियनर्स माइग्रेट कर रहे हैं, मिलियनर्स भी बहुत माइग्रेट कर रहे हैं, नंबर 1 डेस्टिनेशन है इमारात। 6,700 मिलियनर्स इन डॉलर यूनाइटेड अरब इमारात की तरफ माइग्रेट कर चुके हैं। तो और साथ ही बात निकली है तो आपको मिलियनर्स की भी तादाद बता दूं कि
سب سے زیادہ ملینئرز کہاں کہاں سے جا رہے ہیں. تو چائنا سے سب سے زیادہ ملینئرز نے مائگریٹ کیا ہے. 15,200 ملینئرز ان ڈالر چائنا سے مائگریٹ کر گئے. 9,500 انگلینڈ سے کر گئے. 4,300 انڈیا سے کر گئے. یہ سب مائگریٹ کر کے یا تو جاتے ہیں امریکہ, یا جاتے ہیں کینیڈا, یا جاتے ہیں امارات اور اس ریجن میں. تو عزیز دوستوں, میں اس لیے یہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا تھا کہ عرب لیڈرشپ ہے نا, وہ اب اسلام سے دور جا رہی ہے. یہ محمد بن سلمان ایکچولی سعودی عرب کا رولر ہے. سعودی عرب کے کنگ کا ٹائٹل ہے خادم الحرمین الشریفین. جب ہم سعودی عرب میں ارلی 70s میں رہتے تھے تو اس وقت کنگ کا ٹائٹل ہوتا تھا ہیز میجسٹی کنگ فیصل. جلالت الملک صاحب السمو الملکی ملک فیصل بن عبدالعزیز السعود, یہ اس کا ٹائٹل ہوتا تھا. کنگ فہد نے آ کے کہا کہ نہیں, یہ جلالت الملک اور یہ ہیز میجسٹی, میجسٹی از اللہ, سو آئی ول ٹیک ٹائٹل آف کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسکس. عربی میں ہے خادم الحرمین الشریفین, کہ 2 حرم ہیں جو مکہ اور مدینہ, اس کا خادم. یہ ٹائٹل ہے اس کا, اور پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہوئی تھی اور آج تک ہو رہی ہے. تو سعودی عرب بینگ کسٹوڈین آف مکہ اینڈ مدینہ, سعودی عرب کے لیے کافی مسئلے ہیں. اس کے باوجود جو انیشیٹو اس نے لیے ہیں, اور اس کی لائف کو بہت زبردست خطرہ ہے محمد بن سلمان, کیونکہ سعودی عرب آفٹر آل جب سے بنا ہے, اور اس سے پہلے سے بھی ظاہر ہے وہاں پہ مکہ مدینہ تھا, وہاں پہ شریعہ بہت سختی سے لاگو تھا. تو اس وجہ سے محمد بن سلمان جو کر رہا ہے, وہ اس کو آپ ایک ریولیوشنری لیڈر کی ٹائٹل دے سکتے ہیں. ہزاروں مسئلے ہوں گے سعودی عرب میں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں مسئلوں میں تھا, ایک ساتھ کوئی چینج نہیں لا سکتا. تو عزیز دوستوں, یہ جو ماڈل ہے, یہ اگر ہم باقی دنیا پہ اپلائی کر دیں نا, مسلم ورلڈ, تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا. لیکن اپلائی کیسے ہو, کون کرے گا, یہ سب چیزیں سوچنے کی بات ہے. پاکستان جیسا ملک, بنگلہ دیش جیسا ملک, جہاں پہ امریکہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو ماڈرنٹی کی طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دے رہا. بنگلہ دیش نے کیا تھا, بنگلہ دیش نے زبردست کام کیا تھا, جماعت اسلامی کو بین کر دیا, آپ کے جماعت اسلامی کے ٹیررسٹوں کو پھانسیاں لگوا دیں, بہت کچھ کیا. یہ بھائی صاحب یونس نے آتے ہی جماعت اسلامی پہ سے بین ہٹا دیا, ساری ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے بنگلہ دیش میں. امریکہ چاہتا ہی نہیں. اسلامک ایکسٹریمزم امریکہ کے لیے ضروری ہے. جو ماڈل اس نے اپنایا عراق میں, لیبیا میں, سیریا میں, افغانستان میں, یمن میں, ٹیررسٹ گروپوں کو اسٹرانگ کیا ریلیجن کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, وہی چیز بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے. عزیز دوستوں, بنگلہ دیش پہ میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بعد میں بات کروں گا. فی الوقت میں آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ لوگوں کا, میں دیکھتا ہوں کہ لائف اسٹینڈرڈ دبئی میں ہے نا, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ یورپ کے لیول کا بھی نہیں ہے. کچھ فریڈم آف اسپیچ کی ریکوائرمنٹس ہیں, لیکن اس کے نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں بھارت میں, یورپ میں, امریکہ میں. فریڈم آف اسپیچ بھی ایک لمٹ کی حد تک ہونی چاہیے. قانون جیسا بھی ہے, جو بھی ہے, سخت ہونا چاہیے. یہ ماڈل ہم نے عربین کنٹریز میں دیکھی ہیں, تو آگے ہوپ فلی شاید کہیں کوئی تبدیلی آ جائے تو آ جائے, ادروائز تو کوئی امید نظر نہیں آتی. عزیز دوستوں, تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.